हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक। हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर क्लास 6 to class 12. We provide courses for both CBSE and state boards like Bihar, Rajasthan, UP, MP, Delhi. We provide full organized course plus practice questions. और यदि ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार जाके ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक जो हमारा चैप्टर नंबर 1 में है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको वो क्लियर हुई होंगी। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको भी ज़रूर देखना, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है वो आज हम देखेंगे कि हम बिजनेसमैन, एज अ बिजनेसमैन एक कंपनी में अकाउंटिंग क्यों की जाती है, आखिर क्या रीज़न है या फिर उसके पीछे के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, सो दैट कि हमारे पास्ट में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, सबकी क्या हो, हमारे पास एक रिकॉर्ड हो। यदि आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, बुक्स रिकॉर्ड नहीं करोगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं, जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स है, उनको ही तो हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हो रही है, हमारे पास एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाता है। हमको पता लग जाता है कि पास्ट में क्या इवेंट्स थे, क्या ट्रांजैक्शन थे, उन सबके हमारे पास एक डिटेल नॉलेज होता है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा है हमारा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपने क्लास में बताया था कि हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उसमें हम क्या बनाते हैं, एक P&L अकाउंट जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें हम देखते हैं कि हमारी कंपनी ने जो साल भर काम किया उससे उसे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो पूरा हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो उसी को देखने के लिए कि भाई हमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। अच्छा, आप ही मुझे बताइए, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और यदि आपको यही नहीं पता होगा कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो क्या आप बिजनेस करेंगे? आप बोलेंगे क्या ही फायदा जब यही नहीं पता प्रॉफिट कितना है। क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस किया ही क्यों जाता है, प्रॉफिट मोटिव के साथ। भाई प्रॉफिट सबको चाहिए, राइट। तो वो प्रॉफिट देखने के लिए, वो लॉस देखने के लिए, जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, पूरी बुक्स नहीं रिकॉर्ड करोगे, पूरे अकाउंट्स नहीं बनाओगे, तब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो प्रॉफिट लॉस जानना है तो अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी। फिर है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे असेट्स कितने हैं और हमारी लायबिलिटी कितनी है। अभी असेट और लायबिलिटी क्या होता है, जो इसका अगला चैप्टर रहेगा हमारा, उसमें हम उसको डिटेल में देखेंगे, राइट। कि हम चलो एक मैं आपको फिर भी एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लायबिलिटी बेसिकली हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, आप कह सकते हो एक तरीके से हमारे बर्डन होते हैं जो हमें पे करना है ना। मान लीजिए इस बिल्डिंग का रेंट, यदि हमें रेंट देना है तो ये क्या है, ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा ऑब्लिगेशन है, ये हमारा एक तरीके से बर्डन है कि यार हमें इस बिल्डिंग का रेंट देना है। सो वो क्या हो गया, लायबिलिटी। और ये जो बिल्डिंग है यदि ये हमारी है तो ये क्या हो गया, हमारा असेट हो गया कि भाई इस पर फिर कोई रेंट वेंट नहीं देना, ये तो हमारी अपनी बिल्डिंग है, तो ये क्या हो गया, ये असेट भी हो गया, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे असेट होते हैं, बहुत सारी लायबिलिटी होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन यही असेट और यही लायबिलिटी आपके क्या बताते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कि आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ये किसके द्वारा बनाते हैं हम, बैलेंस शीट के द्वारा, ठीक है। हमारी बैलेंस शीट ही एट द एंड ऑफ द ईयर में हमको क्या बताती है कि हमारे असेट कितने हैं और हमारी लायबिलिटी कितनी है। समझ आया। बैलेंस शीट बनाना भी हम सीखेंगे हमारे जो अगले आने वाले चैप्टर्स होंगे उनमें। फिर हमारा जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब देखो, हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। कुछ पर्सन्स होते हैं जो मैनेजमेंट की पोजीशन पे होते हैं, मैनेजर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डे टू डे बेसिस पर कुछ डिसीजन लेते हैं, ईयरली बेसिस पर भी डिसीजन लेते हैं। क्या क्या डिसीजन लेते हैं, मान लो ईयर के स्टार्टिंग में वो बजट लेकर आते हैं कि भाई साल भर बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा होगा, कितनी इनकम होगी, सारा एक एस्टीमेट बनाते हैं, राइट। सारा एक बजट बनाते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, वो उसको कंट्रोल भी करते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, हर चीज़ करती है हमारी यहाँ की क्या,
मैनेजमेंट। तो उस मैनेजमेंट को जब तक हमारी अकाउंटिंग की पोजीशन नहीं पता होगी, हमारे अकाउंट्स, हमारे रिकॉर्ड्स कुछ नहीं पता होंगे, तो वो कैसे डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट कैसे काम करेगा फिर। तो मैनेजमेंट को काम करना है, डेली बेसिस पे डिसीजन प्लानिंग हर चीज़ करनी है, तो क्या ज़रूरी है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का होना, अकाउंट्स होना, रिकॉर्ड होना, सारी चीज़ें पता होना कि भाई बिजनेस में क्या आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उसी के बेसिस पे क्या करता है मैनेजमेंट काम करता है। समझ आया। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका, अकाउंटिंग का। देन वी हैव द नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ये हमें हमारे यूजर्स तक पहुंचानी होती है। यूजर्स कौन, जो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करके कुछ डिसीजन लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था वो यूजर्स दो काइंड्स के हो सकते हैं, इसको हम सेपरेट टॉपिक में भी डिस्कस करते हैं, बट यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। एक होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होते हैं, इंटरनल वो जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो यूजर है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपका मैनेजमेंट, राइट, मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बैठा हुआ है, भाई अंदर ही है ना, बिजनेस में ही काम कर रहा है वो, तो उसको चाहिए। आपके बिजनेस में जो आपका ओनर है, हो सकता है आप खुद ही हो, आपका ही बिजनेस है तो आप ही ओनर है, भाई अच्छी बात है, तो आपको भी क्या लगेगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लगेगी। तो आप किस में आ गए, इंटरनल। एक्सटर्नल वो जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, जैसे कि आपका बैंक, भाई बैंक आपके ऑर्गेनाइजेशन में है क्या, अंदर है क्या, नहीं ना, वो तो बाहर है, तो वो क्या हो गया, एक एक्सटर्नल आपका यूजर हो गया। फिर उसके बाद इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं, मान लो जिनने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल दिया है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल, भाई वो भी बाहर ही है, अंदर नहीं है बिजनेस के। तो इस तरीके के बहुत सारे यूजर होते हैं, इनको हम आराम से एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब जो हमारे टॉपिक आएगा, एक टॉपिक है आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसमें इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है जिससे हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट क्या कर सके, वो डिसीजन ले सके। समझ में आया। ओके, देन वी हैव सिक्स्थ, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। देखो बिजनेस में एसेट्स होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे मान लो हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, लाइकवाइज लैंड है, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, किसी भी बिजनेस के पास एसेट हो सकते हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो, उनकी क्या वैल्यू है वो एक उसका पूरा इंस्टीमेट हो, ज़रूरी है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी वैल्यू के असेट्स हैं, हमारी कंपनी की तभी तो वैल्यू डिटरमाइन होगी। तो पूरे असेट का एक अच्छा खासा रिकॉर्ड होना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमें पता चले हमारे असेट कितने हैं, इनकी वैल्यू कितनी है, और हर चीज़ क्या हो एक सही तरीके से। दैट इज़ यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, तभी तो बिजनेस हमारे जो असेट्स हैं वो क्या हो पाएंगे, प्रोटेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हमें उनकी रियल वैल्यू पता रहेगी और टोटल एसेट की पता रहेगी। ठीक है, समझ आया। तो ये क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव, इन्हीं के साथ, इन्हीं ऑब्जेक्टिव के साथ हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग की प्रोसेस को करते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, भाई क्यों की जाती है अकाउंटिंग, ये थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला दिया है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसको हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, राइट, यही एक तरीके से फंक्शन है। देखो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स है ना आपको एक जैसे ही लगेंगे, आप बोलोगे यार यही तो ऑब्जेक्टिव है और यही तो फंक्शन है, होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, आप अपना आंसर अपनी तरीके से फ्रेम कर सकते हो, ज़रूर नहीं है एज इट इज पॉइंट ही लिखना है। एक बार आपको समझ आ गया, एक बार आपने पढ़ लिया, आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग आंसर, अपने अकॉर्डिंग उसको इवेल्युएट कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो आंसर्स। ठीक है, तो सिमिलर पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको आंसर अपने वे में अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके लिखना है, ये आपकी जवाबदारी है। ठीक है, यहाँ आपको समझना है और उसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखना है। चलो, तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी क्या है, एक फंक्शन है कि हमें सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक पता चले कि भाई हमने परचेजिंग कब की, रॉ मटेरियल कब आया, फिर हमने सेल्स कब करी, फिर हमने कैपिटल कब लिया, हमने लोन कब लिया, मशीनरी हमने कब खरीदी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कब चार्ज किया, वो सारी चीज़ें क्या होगी, एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड होंगी। यही क्या है, अकाउंटिंग का फंक्शन है। ठीक है, ओके। फिर हमारा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, हम एंड में क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उससे ही पता चलता है कि भाई कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, क्या।
तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो क्या ज़रूरी है, पहले एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। यदि रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बनेंगे। यदि एक पूरे आप कह सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट आपके पास नहीं है, आपके पास सही तरीके से एंट्रीज नहीं है चीज़ों की, तो आप अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ना पता चलेगा प्रॉफिट है, ना पता चलेगा कि लॉस है, क्या है कुछ नहीं समझ आएगा, राइट। तो यदि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लास्ट में आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, तो ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। समझ आया। तो ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट फंक्शन, कि जिससे हम क्या कर रहे हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स बना सकें, जिससे क्या हो, हमें प्रॉफिट या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। देन वी हैव मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखो, यदि आप प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करोगे, कंपनी यदि प्रॉपर चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करेगी, यदि उसको नहीं पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी क्या करती है, टैक्स पे करती है, सबको पता है कंपनी क्या करती है, टैक्स पे करती है। भाई साल भर जितना भी प्रॉफिट हुआ, साल भर जितनी भी इनकम हुई, कंपनी को ज़रूरत है क्या देने की, टैक्स देने की। अब टैक्स किस पे देती है कंपनी, अपनी इनकम पे, है ना। कंपनी को जितनी भी इनकम हुई उसी पे तो टैक्स लगेगा। तो इनकम कैसे देखोगे, जब आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता लगेगा कि भाई हमें क्या हुआ, इतना इतना हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इतना इतना प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट पे क्या लगेगा भाई, इसी पे लगेगा आपका टैक्स, इसी प्रॉफिट पे लगेगा। तो टैक्स यदि पे करना है तो आपको पहले क्या देखना पड़ेगी, आपकी इनकम। इनकम कैसे देखोगे आप, पीएनएल बना के, है ना। आपने क्या बना लिया, ये पीएनएल बना लिया, पीएनएल में आपको प्रॉफिट दिख गया, प्रॉफिट मतलब आपकी इनकम, और इनकम पे फिर टैक्स लगेगा। समझ आया। तो अब मुझे देखो, टैक्स भरना या टैक्स का पेमेंट करना, ये क्या हो जाती है, एक आपकी लीगल लाइबिलिटी है, लीगल रिक्वायरमेंट है। भाई टैक्स तो देनी है, टैक्स की चोरी तो कभी करनी नहीं है। आगे जाके आप भी एक बिजनेसमैन बनोगे तो भाई टैक्स तो टाइम टू टाइम देना ही है, राइट। इससे तो आपको बचना नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको टैक्स देना है तो ज़रूरत है किस चीज़ की, इनकम जानने की। और इनकम कब जानोगे, जब एक अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। और वो कब बनेगा, जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड होंगे। भाई जब रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, इनकम ही नहीं पता लगेगी, इनकम नहीं पता लगेगी तो टैक्स कितना पे करना है ये नहीं पता लगेगा। और जब टैक्स नहीं पे करोगे तो फिर आपका बिजनेस बंद कर देगी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट आपका बिजनेस बंद करा देगी, राइट। तो यही है कि यदि आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है, दैट इज यदि आपको टैक्स पे करना है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से रिकॉर्ड देने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी आप पीएनएल बना पाओगे, इनकम देख पाओगे, और इनकम के बेसिस पे टैक्स को कैलकुलेट कर पाओगे। टैक्स तभी कैलकुलेट होगा जब आपको इनकम पता होगी। समझ आ गई अच्छे से, ओके। फिर हमारे पास है फोर्थ, दैट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई अभी मैंने बताया कि जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा प्रॉफिट आया लॉस आया, इसको क्या करना, कम्युनिकेट करना यूजर्स में। ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि हमारे यूजर्स को क्या करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, ओके। फिर हमारे पास है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। ये भी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि हमारा जो मैनेजमेंट होता है उसको ज़रूरी होता है कि हम क्या दें, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दें, सो दैट वो क्या करे, प्लानिंग करे, फिर उसको कंट्रोल करे, बजट वगैरह बनाए, जो भी चीज़ें सारी डे टू डे बेसिस पे डिसीजन ले या फिर पॉलिसी बनाए, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे क्या है, हमारे फंक्शंस हैं जो कौन प्ले करती है, एक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या करती है, ये सारे फंक्शंस प्ले करती है। समझ में आ गया, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, एडवांटेजेस नहीं होते तो कोई भी कंपनी अकाउंट्स को क्यों बनाती है, अकाउंटिंग क्यों करती है, भाई बहुत सारे एडवांटेजेस इसके हैं। तो आइए कुछ एडवांटेजेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, अगर ऐसे ही बिजनेस चलाते रहोगे, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखोगे तो फिर क्या मतलब। बिजनेस चला रहे हो, रन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट उसकी हमेशा आपको पोजीशन चेक करते रहनी चाहिए कि भाई हमारा इस साल क्या पोजीशन रही, फिर हमने नेक्स्ट साल कितनी ग्रोथ करी, पास्ट से कंपेयर करोगे। तो ये सारी चीज़ें कब कर पाओगे, जब आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर पता रहेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, प्रॉफिट कितना है कितना नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, पोजीशन कैसी है, ये सारी चीज़ें तभी क्या कर पाओगे, आप चेक कर पाओगे। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस आपको तभी मिल पाएगी, आपको तभी पता लग पाएगा जब आपके पास क्या होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। तो ये क्या हो गया, पहले एडवांटेज है किसका, अकाउंटिंग का। फिर है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। भाई ये तो इतना रिपीट हो रहा है,
कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो क्या हो रहे हैं, रिपीट है, मतलब वो एडवांटेज में भी है, फंक्शन भी, ऑब्जेक्टिव भी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि भाई अब क्या कर सकती है, एडवांटेज भी है, फंक्शन भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो इसको आप आराम से अपनी लैंग्वेज में अपने अनुसार इसको लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो क्या है, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बताना, मैनेजमेंट खाली बैठा रह जाएगा यदि उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो उसको डिसीजन लेना है तो क्या चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हो गया अगला एडवांटेज। फिर है रिप्लेसेस मेमोरी। भाई देखो, बहुत आसान सी बात है, इतनी सारे ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे, इतना बड़े बड़े ट्रांजैक्शन, इतने ह्यूज अमाउंट के, लैक्स में, करोड्स में कंपनी डील करती है, सारी चीज़ें याद कर लोगे आप, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि भाई कब कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, कितने डेट पे हुआ था, कितना अमाउंट। नहीं भाई, इतनी मेमोरी किसी के पास नहीं है कि वो क्या करे, स्टोर कर ले। तो बहुत अच्छी बात है कि आप क्या करो, सबसे अच्छी चीज़ है उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको वहीं के वहीं तो जल्दी से एंटर कर लो, जनरल एंट्री में जल्दी से पास कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, आपको फिर इतना याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको इतनी मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिकॉर्ड कर लिया, फुर्सत, फिर आप सोचोगे चलो हो गया रिकॉर्ड, चलो अब मेरी टेंशन खत्म, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपका काम वहीं हो गया। तो ये अगला एडवांटेज हो गया। फिर है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अभी मैंने बताया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई पास्ट में हमने इतना प्रॉफिट कमाया था और इस साल इतना कमाया, मान लो पास्ट में इतना था, इस साल इतना हुआ, आप खुश हो जाओगे, चलो भाई इस बार ग्रोथ हो गई, कंपनी ने और अच्छा काम किया। वहीं यदि पिछले साल इतना था, इस साल इतना होगा, आप बोलो अरे यार इस बार तो प्रॉफिट कम निकला। तो ये आप कंपैरिजन कब कर पाओगे, जब आपके पास डेटा होगा, आपके पास अकाउंट्स होंगे, आपको पता लगेगा कि भाई प्रॉफिट कितना था, इस बार कितना है, हर चीज़। तो इसके लिए, यही जानने के लिए कि भाई क्या कंपैरिजन रहा, या फिर हो सकता है आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं कर रहे हो, यदि आप अपने कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हो, है ना, हो सकता है भाई आप और आपका एक कॉम्पिटिटर है, आपने दोनों के पोजीशन देखी, दोनों का प्रॉफिट देखा, आपने देखा हाँ भाई इस बार मैंने अपने कॉम्पिटिटर को टक्कर दे दी है, इस बार मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है, उनका कम है। तो लाइकवाइज क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कब हो रहा है, लेकिन ये जब उनका भी डेटा है और आपका भी डेटा आपके पास है, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी भी पता है आपको और आपकी भी पता है, राइट। तो यदि फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी, यदि आपके पास अकाउंट्स होंगे, डेटा अवेलेबल होगा, तभी क्या कर पाओगे आप, कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे, या तो खुद में कंपैरिजन करोगे या दूसरे अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन कर पाओगे। समझ में आया ये वाला एडवांटेज। ओके, देन वी हैव फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये हमने लास्ट पॉइंट में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, यदि आपको वो फुलफिल करनी है, बहुत ज़रूरी है भाई, है ना, ये तो आपको करनी है, टैक्स तो पे करनी है। कब करोगे, जब इनकम पता होगी, और इनकम कब पता होगी, जब आपके पास रिकॉर्ड होंगे प्रॉपर, और आपने प्रॉपर क्या किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा और आपको प्रॉफिट पता होगा। जब प्रॉफिट पता होगा, इनकम पता होगी, तभी टैक्स कैलकुलेट करोगे और इस टैक्स की लायबिलिटी को पे कर पाओगे। समझ आया ये वाला पॉइंट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स रिपीटेटेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। फिर है फैसिलिटेट्स लोन। अब यदि मान लो बिजनेस को चाहिए लोन, भाई चाहिए होता है, बिजनेस में ह्यूज अमाउंट लगता है, किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, खुद ओनर के पास भी कई बार इतना कैपिटल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं बैंक से। तो भाई बैंक ऐसी तो बैठी नहीं है बिल्कुल खाली हाथ कि हाँ भाई आओ और लोन ले लो, नहीं, बैंक बोलती है यदि आपको लोन चाहिए तो पहले आपकी पोजीशन हम चेक करेंगे, आपकी क्या पोजीशन है, आपके क्या अकाउंट्स हैं, आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही, क्या आपके फाइनल अकाउंट्स है, बैंक पहले चेक करेगी, राइट। उसके बाद डिसाइड करती है कि आपको लोन देना है या नहीं देना। यदि अच्छी खासी पोजीशन होगी, आपके अच्छे खासे असेट होंगे और लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, तो बैंक आपको दे देगी आराम से लोन। लेकिन वहीं यदि आपकी बहुत लाइबिलिटी है, असेट भी आपके पास नहीं है ज़्यादा, तो भाई फिर तो बैंक भी कई बार मना कर देती है लोन देने से, ठीक है। तो यही जानने के लिए कि भाई आपकी क्या पोजीशन है, आप लोन ले तो रहे हो, बैंक को पता है आप लोन ले रहे हो, आप इंटरेस्ट दे पाओगे या नहीं, समय से लोन वापस कर पाओगे या नहीं, ये सब क्या करती है, पहले बैंक चेक करती है, उसके बाद ही लोन देती है। तो ये कब होगा, जब आपके पास रिकॉर्ड होगा। अब रिकॉर्ड ही नहीं होगा, अकाउंट ही नहीं बनाया होगा, तो फिर कैसे लोन मिलेगा, राइट। तो अकाउंटिंग करोगे, रिकॉर्ड रखोगे, तो लोन मिलने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। फिर एविडेंस इन कोर्ट। भाई कल को आपकी कंपनी में किसी ने केस कर दिया, मान लो आपके ऊपर केस हो गया, आप कोर्ट में चले गए, क्या करोगे तब, कोई एविडेंस तो चाहिए। तो वो जो आप अकाउंट्स बनाते हो, जो एंट्री करते हो, जो अकाउंटिंग करते हो, एक तरीके से क्या है, वो आपका एक एविडेंस है,
वो एक प्रूफ होता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। जो रिकॉर्डिंग होती है, जो एंट्रीज करते हो, वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, मतलब कोई भी वाउचर है, ये मैं आपको अगले चैप्टर में भी बताऊंगी, बट अभी भी बता देती हूँ। कोई भी आपका एविडेंस है या आपका जो भी वाउचर है, उसके बेसिस पे एंट्री करते हो, राइट। तो वो जो एंट्रीज होती हैं वो एक एविडेंस पर बेस्ड होती हैं। तो इस एंट्रीज को आप कोर्ट में एज एविडेंस भी शो कर सकते हो, यदि इन केस, ज़रूरी नहीं है, इन केस यदि आपके ऊपर कभी कोई केस हो जाए, कुछ भी हो, तो वो एंट्रीज आपको हेल्पफुल है। इसलिए क्या है, अकाउंटिंग ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमारे पास है बच्चों फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। भाई कल को मान लो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपको मजा नहीं आ रहा है, या आपको दूसरा बिजनेस करना है, आप क्या करोगे भाई, बिजनेस को सेल करने का सोचोगे कि यार अब ये बिजनेस में सेल आउट कर देता हूँ। तो सेल आउट कब कर पाओगे, जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, आपको पता होगा कि भाई यहाँ सेट इतने हैं, हमारी लाइबिलिटी इतनी। सामने वाली पार्टी को क्या दिखाओगे, वो पहले पूछेगी कि भाई लाओ आपकी पोजीशन क्या है, पहले वो दिखाओ, आपकी बैलेंस शीट दिखाओ, तभी तो हम आपके बिजनेस को खरीदेंगे। भाई एसेट कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, क्या सारी चीजें पहले वो देखेगा, तभी कोई आपका बिजनेस लेगा, ठीक है। तो यदि बिजनेस को सेल आउट करना है तो भाई अकाउंटिंग इज वेरी मस्ट। फिर है असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन या कोई कंपनी क्या होती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इसको समझो। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जब आपके पास अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, अपने बर्डन्स या अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कोई पैसा नहीं होता, कोई एसेट नहीं होते, मतलब अब आप खाली हो गए, आपके बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, आपको पैसा देना है। चलो थोड़ा सा अच्छे से अपनी भाषा में समझाती हूँ। देखो मान लो आपने बैंक से भी लोन ले लिया, इधर से भी उधार ले लिया, इधर से भी उधार ले लिया, बहुत सारे लोगों से ले लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आप पैसा नहीं लौटा पा रहे हो लोगों का, बैंक में आप पैसा नहीं दे रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, उनका रीपेमेंट नहीं कर रहे हो लोन का, यहाँ वहाँ जहाँ से भी आपने क्रेडिट लिया है, दैट इज उधार लिया है, वहाँ भी आप पैसा नहीं दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास है ही नहीं पैसा, 1 रुपए, आपका पूरा जेब खाली, पॉकेट खाली, आपका बैंक अकाउंट खाली, कैश खाली, कुछ भी नहीं है, 1 सिंगल रुपए भी आपके पास नहीं है, और आपको देना है बहुत लोगों का, लेकिन पैसा नहीं है। तो क्या होगा, कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर देगी, मतलब दिवालिया, इसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर देगी, कह देगी कि भाई अब इससे 1 रुपए भी कोई मत लो, क्योंकि इसके पास 1 रुपए भी नहीं है, ये हो गया इंसॉल्वेंट। समझ आया, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ये आपको आगे भी टर्म काफी बार सुनने को मिलेगा, इंसॉल्वेंट इसे ही कहते हैं, जहां कोर्ट आपको लीगली क्या कर देती है, घोषित कर देती है कि ये व्यक्ति अब दिवालिया है, इससे 1 रुपए भी मत लो, ये हो गया है अब इसके पास 1 रुपए भी नहीं है, राइट। समझ आया। तो यदि ऐसा कोई केस आपके साथ इन फ्यूचर में होता है, इन फ्यूचर यदि आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे हम पता कर सके कि भाई आपके क्या रिकॉर्ड थे, क्या असेट थे, क्या लाइबिलिटी, सारी चीजें, राइट। समझ आया। फिर हमारे पास है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। यदि मान लो आपका बिजनेस है जो किस नेचर का है, पार्टनरशिप नेचर का है, मतलब पार्टनरशिप मतलब जहां 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति साथ में मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। समझ में आया है ना, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर बिजनेस करें, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। और जो बिजनेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म, उसी को क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप फर्म। तो यदि पार्टनरशिप में हो और यदि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, कहीं भी कोई भी कुछ भी खरीद रहा है, कोई भी पार्टनर कुछ भी कर रहा है, तो भाई क्या होगा, लड़ाई झगड़े ही होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो बोलेगा अरे तूने इतने का सामान बेच दिया, ये बोलेगा नहीं मैंने नहीं बेचा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करने के लिए सही से रिकॉर्ड रखना, सही अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, सो दैट पार्टनरशिप में आपके जो भी बिजनेस है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई झगड़े ना हो, और सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चलें। समझ आए। तो ये सारी क्या है बच्चों, हमारी अकाउंटिंग की एडवांटेजेस है या बेनिफिट्स है। इन सभी बेनिफिट्स और भी बहुत सारे हैं, बट ये कुछ मेजर है जिसकी वजह से क्या करती है, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी ओनर अकाउंटिंग को फॉलो करता है। समझ में आया आपको इतना? ये हमारे क्या हो गए, पूरे एडवांटेजेस हो गए। देन वी हैव लिमिटेशंस। देखो अच्छी अच्छी बातें कर ली, बेनिफिट्स देख लिए, अच्छी अच्छी चीजें देख ली, पर कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है अकाउंटिंग की। भाई हर चीज एकदम 100% परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमी निकलती है। तो सबसे पहला है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। भाई एकदम एग्जैक्ट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते आपने अकाउंटिंग की है या जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट 100% क्या है, करेक्ट है। आप ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है? देखो आपने एंट्रीज रखी, आपने जो भी रिकॉर्ड किया वो आपने किसके बेसिस पे किया, जो भी आपके पास वाउचर थे, जो भी बिल थे, या जो भी सबूत एविडेंस आपके पास जो भी थे उसके बेसिस पे आपने रिकॉर्ड किया।
कोई इसका आप ये नहीं कह सकते कि वो वाउचर ओरिजिनल थे, डुप्लीकेट थे। इन केस कई बार होता है वाउचर कोई डुप्लीकेट हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ फेक एविडेंस हो जाता है जिसके बेसिस पर आपने तो एंट्री तो कर दी पर वो वाउचर या जो वो एविडेंस था वो फेक था, या लाइकवाइज कोई भी चीज़ें हो सकती है। तो आप इसको एकदम 100% एग्जैक्ट नहीं कह सकते। एंट्री तो कर दी लेकिन इसका कोई 100% नहीं होता कि वो सही हुई है, राइट। तो ये इसका क्या है, एक लिमिटेशन है। फिर है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। कई बार अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी आप रिकॉर्ड कर देते हो। कैसे, समझो। आपने बिल्डिंग खरीदी, राइट, या आपने कोई मशीनरी खरीदी, है ना, मान लो आपने मशीनरी खरीदी, आपने ली जिस भी कॉस्ट पे, आप उसे क्या करोगे, उसी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करोगे। आज से मान लो 1 साल पहले खरीदी थी, 1 साल पहले वो जिस भी रेट पे आपने खरीदी होगी आप उसी को रिकॉर्ड करोगे। आज उस मशीनरी की क्या वैल्यू है, वो कितनी वैल्यू रखती है, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है भाई। आज जो वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं हम। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं इसको। मतलब जिस रेट पर आपने मशीनरी को खरीदा था उस रेट पर आप रिकॉर्ड करते हो, तो दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आप कह सकते हो अनरियलिस्टिक है। इसी के साथ साथ जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, वो जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी क्या है, एक एस्टीमेट है, राइट। ओनर क्या करता है, अपने हिसाब से सोचता है कि भाई कितने परसेंट करना है, 10%, 15%, 12%, और वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये एक एस्टीमेट है, एक अनरियलिस्टिक चीज़ है, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया हमारे अकाउंटिंग का। फिर वी हैव अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ वो आइटम्स जो मनी के टर्म्स में मेजर होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी आइटम जो मनी की वैल्यू नहीं रखते हैं या जिनको आप मनी के टर्म में कैलकुलेट नहीं करते हो, उनको आप रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ वही चीज़ जो मनी के फॉर्म में कैलकुलेट हो रही हैं, जिनकी वर्थ आप मनी के फॉर्म में देख सकते हो, उनको कैलकुलेट करते हो। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि यदि मान लो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है 1 या 2 जो बहुत ईमानदार हैं, काफ़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, काफ़ी ऑनेस्ट है, पर कहीं भी आप उनकी एंट्री नहीं करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। कहीं भी ये नहीं दिखाओगे कि भाई ये एम्प्लॉय है, इतना ईमानदार है, तो इसका ये है। ऐसा कुछ आप कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो कहीं भी आप किसी की क्वालिटी को नहीं शो करते हो, सिर्फ क्या करते हो, क्वांटिटी, सिर्फ मनी, ओनली एंड ओनली अबाउट मनी। अकाउंटिंग इज ओनली अबाउट मनी, ठीक है। पहले भी बताया था कि मनी के टर्म्स में जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो बताओगे, और जो भी बिजनेस से रिलेटेड है सिर्फ वो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया कि भाई आप किसी की क्वालिटी नहीं बता पा रहे हो अकाउंटिंग में। फिर अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। भाई प्राइस लेवल चेंजेस को अकाउंटिंग अपने अंदर नहीं बता पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है। आज यदि कोई मान लीजिए आज 500 का नोट है, उसकी जो वैल्यू है आज तो है, काफ़ी है, लेकिन आज से 5 या 10 साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना। तो ये क्या हो रहा है, मनी की वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। प्राइस जो चीज़ों के हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग में क्या माना जाता है कि मनी की वैल्यू कांस्टेंट है, प्राइस हर चीज़ के कांस्टेंट है, यही अकाउंटिंग में माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है, ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि मनी की वैल्यू दिन ब दिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। आज के 100 रुपये आपको बहुत कम लगते होंगे, लेकिन वही 100 रुपये यदि आप आज से 10 साल पहले देखोगे तो बहुत लगते थे, ठीक है। 100 रुपये बहुत वैल्यू रखते थे, पर आज उतनी शायद वैल्यू नहीं होगी। तो ये क्या है, ये एक ड्रॉबैक है कि हम जो प्राइस लेवल में चेंजेस हो रहे हैं हम उनको क्या नहीं करते, शो नहीं करते। देन वी हैव अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंडो ड्रेसिंग देखो क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा विंडो ड्रेसिंग, पर इसको समझना ये बहुत होता है, कंपनी में बहुत होती है ये सारी चीज़ें, इसको समझो। आपने भी कई बार किया होगा, और भले आपकी कंपनी नहीं है पर आपने अपनी लाइफ में इसको ज़रूर किया होगा, विंडो ड्रेसिंग तो की होगी। देखो इसको ऐसे समझो, देखो कभी भी आपको अपनी मार्कशीट में, चलो एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपने अपनी मार्कशीट में बचपन में कभी एक चीज़ तो ज़रूर की होगी। मान लो कि आपकी मार्कशीट में लिखे थे आपके 53%, ठीक है, आपकी मार्कशीट थी, आपके कितने नंबर आए थे, 53% आए थे, है ना। आप में से बहुत बच्चों ने एक काम तो ज़रूरी किया होगा कि इसको बड़े आराम से एक रेड कलर का पेन लिया होगा और बड़े आराम से इसको ऐसे बना दिया होगा, ठीक है, किया था ये आपने।
मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ में ऐसा किया होगा। 53 को 83% बना के बहुत बच्चों ने अपने घर में दिखाया होगा, अपनी मार्कशीट में दिखाया होगा, है ना। और कई बार क्या भी करते हो आप कि आपको आपकी नोटबुक में मिला होता है ए, ठीक है, टीचर ने आपको बढ़िया ए दिया होता है और आप क्या करते हो, रेड पेन से बढ़िया उसमें प्लस लगा देते हो। किया है ऐसा? बहुत शरारती स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा करते हैं, मुझे पता है मेरे साथ भी हुआ था। बहुत बच्चों ने क्या किया था, ए में प्लस अपने हाथों से लगा दिया और 53 को 83% बना दिया, है ना। आपने भी किया होगा। तो ये क्यों किया, या आप इसने ये जो आपने किया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना। समझ आया? इसी को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, और आपने भी किए बचपन में। तो यही होता है, कई बार कंपनीज भी क्या करती हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, अपने रिकॉर्ड में ऐसे ही हेरा फेरी कर देती हैं चीज़ों को। रिकॉर्ड कुछ और होता है और उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देती है। क्यों करती हैं? अब आपने क्यों किया भाई, आपने 53% को 83% क्यों दिखाया? आपको पता है भाई मम्मी पापा की डांट पड़ेगी, है ना, मम्मी पापा डांटेंगे या वो कुछ बोलेंगे, घर से बाहर नहीं जाने देंगे, तमाम तरीके की चीज़ें रहेंगी, है ना। तो इन सबसे बचने के लिए, एक अपने आप को अच्छा स्टूडेंट बताने के लिए, मम्मी पापा के सामने अच्छा बच्चा बनने के लिए आपने क्या कर दिया, 53 को 83 बता दिए। वैसे ही कंपनी में भी, कंपनी की अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए कि भाई हमारी कंपनी की तो बहुत अच्छी पोजीशन है, खूब प्रॉफिट कमाती है हमारी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में बहुत प्रॉफिट है, बहुत पैसा है, तो कंपनी भी क्या कर देती है, विंडो ड्रेसिंग कर देती है। डेटा कुछ और होता है और उसको अपने हाथों से या अपने तरीके से क्या करती है, मैनिपुलेट कर देती है। समझ आया? यही होती है विंडो ड्रेसिंग। तो ये भी क्या है भाई, एक लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक है किसका, अकाउंटेंसी का या अकाउंटिंग का, जिसमें हमने क्या किया, विंडो ड्रेसिंग कर दी भाई, चीज़ों को मैनिपुलेट। विंडो ड्रेसिंग का सीधा सिंपल आप इंग्लिश में बोल सकते हो, विंडो ड्रेसिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मतलब जो भी हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड था उसमें आपने क्या किया, मैनिपुलेशन, मतलब हेरा फेरी कर दी, जो आपने बचपन में ये कई बार करी है। समझ में आया? तो ये सारी थी हमारी लिमिटेशन। आज की क्लास में बच्चों हमने यही देखेंगे। अगली क्लासेस में हम फिर मिलेंगे जहाँ कुछ और नए टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो आपको अगले हमारी क्लास में भी ज़रूर जुड़ना है। कहाँ पे? कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहीं मैग्नेट ब्रेन्स में, जहाँ मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक। हिंदी मीडियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फॉर क्लास 6 to class 12. We provide courses for both CBSE and other state board also like Delhi, Bihar, UP, MP, Rajasthan. वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ई नोट्स या ई बुक्स का बेनिफिट चाहिए हो तो एक बार लिंक को ज़रूर चेक करना, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा यदि कोर्सेज देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल को देख सकते हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी एक बार चेक कर सकते हैं। अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अदर सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।